1962 के भारत चीन युद्ध का भारत पर प्रभाव। अभी हमने पढ़ा था कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसका विश्व पर या फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा था। अब केवल भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ठेस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ कि जो भारत की जो छवि थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब विश्व में क्या हुआ, जो भारत की जो छवि थी उसको ठेस पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि जो नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों जो थे वो नेहरू थे उस समय। तो नेहरू ने उस समय इतनी ढील छोड़ दी थी, नेहरू जी ने उस समय इतनी ज्यादा ढील छोड़ दी थी कि जो चीन है उसे भारत चीन की जो सीमा थी वहां पर अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए थे। बहुत ही कम मात्रा पे सैनिक वहां पर तैनात किए गए थे। तो इससे एक बढ़ावा दिया गया था चीन को भारत पर आक्रमण करने का। तो इससे भारत की जो छवि है वो धुंधली हो गई थी विश्व की नजरों में। इससे यह प्रकट हुआ था कि कोई भी भारत पर आक्रमण कर सकता है जब उसका मन करे। तो ऐसा कुछ भारत की जो सिचुएशन थी या फिर छवि कही जा सकती है वो विश्व के नजरों में आ गई थी। अब देखिए, अगला पॉइंट है भारतीय विदेश नीति में आदर्शवादिता के स्थान पर यथार्थवादिता पर बल। हमने देखा कि जो नेहरू हैं उन्होंने अपनी विदेश नीति तैयार करते समय आदर्शवादिता पर बल दिया था। वो आदर्शवादी थे। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदर्शवादी का मतलब होता है वर्तमान में न सोचकर बाद अगर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो उस फैसले के बारे में सोचना कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु अब जो विदेश नीति तैयार की गई तो उसमें आदर्शवादिता के स्थान पर क्या किया गया? आदर्शवादिता के स्थान पर यथार्थवादिता को बल दिया गया, उस पर जोर दिया गया। यथार्थवादिता का मतलब होता है वर्तमान में सोचना। अगर यह निर्णय हम ले रहे हैं या फिर ऐसी नीति बना रहे हैं तो इसका अभी वर्तमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाद के तो छोड़ी, हमें वर्तमान का ध्यान रखना। तो ऐसी नीति बनाई गई। तो हमारी जो विदेश नीति है वो भी पूरी तरीके से बदल गई भारत चीन की युद्ध होने के पश्चात। अब देखिए, सैन्य शक्ति बढ़ाने पर बल। हमने एहसास किया, ऐसा महसूस हुआ, हमने ध्यान दिया कि अगर इस तरीके से अगर कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? उसके लिए हमें आवश्यकता होगी अपनी सैन्य शक्ति की। हमें सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी जिससे कि जो भी कोई आक्रमण करे तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो एक तो ये रीजन था सैन्य शक्ति बढ़ाने का, और दूसरा जो कारण था वो था कि जो भारत चीन का जब युद्ध हुआ तो हमारा और चीन का जब युद्ध हुआ था, भारत चीन का युद्ध, तो उस समय भारत की जो सैन्य जो शक्ति थी वो कम हो गई थी। क्योंकि अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसमें हानि तो होती ही है, तो हमें सैन्य हानि हुई थी। तो इस कारण भी हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर बल देना था। पूर्वोत्तर की स्थिति के तरफ ध्यान। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो हमने देखा कि भारत चीन युद्ध 1962 का सबसे बड़ा कारण था सीमा विवाद का। और सीमा विवाद हमारे जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, तो हमें ध्यान आया कि जो पूर्वोत्तर की जो स्थिति है हमारी वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि कोई भी उसे आक्रमण करके जीत सकता है। तो हमने पूर्वोत्तर की स्थिति पर अपना ध्यान दिया और नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे जो हमारे राज्य थे उनमें हमने, आपको इसमें मेंशन करना होगा, इसमें नागालैंड को प्रांत का दर्जा प्राप्त हो गया। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया और जो मणिपुर और त्रिपुरा है उसे केंद्र शासित प्रदेश तो वो थे ही। हम जानते हैं कि जो मणिपुर है और त्रिपुरा वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसके साथ साथ उन्हें अपनी विधानसभा का निर्वाचन करने का भी अधिकार मिल गया। इन दोनों को अपनी विधानसभा के निर्वाचन करने का अधिकार मिल गया, मतलब विधानसभा बनाने का, निर्मित करने का, निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन। जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था तो इसका प्रभाव भारत पर यह भी पड़ा कि जो भारत की पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे भाकपा भी कहा जाता था, भाकपा, तो इसमें विभाजन हुआ, मतलब इसके टुकड़े हो गए इस युद्ध के कारण।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भाकपा थी उसमें दो समूह जो भाकपा थी वह दो समूहों में बढ़ गई। एक समूह जो था वह सोवियत संघ का समर्थन करता था और दूसरा समूह जो था वो चीन का समर्थन करता था। जब हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद भी जो भाकपा का जो चीनी समूह को समर्थन करने वाला जो समूह था वह फिर भी उसका समर्थन करता रहा। तो इससे इसके दो विचारधाराओं में यह बट गया, एक सोवियत संघ का समर्थन करने वाला और एक चीन का समर्थन करने वाला। जो सोवियत संघ का समर्थन करता था वह भाकपा में रह गया, तो इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा कहा जाने लग गया। और जो चीन का समर्थन करता था वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा बन गया। 1964 में इसमें विभाजन हो गया 1964 में, और ये माकपा बन गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा इस प्रकार से कहा जाने लग गया। ये भाकपा था जो सोवियत संघ का समर्थन करता था और ये चीन का समर्थन करता था। इसे माकपा कहा जाने लग गया। इसे CPIM भी कहते थे। तो ये CPIM है, यह चीन का समर्थन करता है लगातार जब हमारा युद्ध भी हो गया। तो इसके कारण इसके कुछ जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इस चीज के क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि यह चीन का समर्थन कर रहे थे। जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया यह उस देश का समर्थन कर रहे थे। तो इस तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका विभाजन हो गया था इस युद्ध के कारण। 1962 का जो ये युद्ध था इसके कारण इसका विभाजन हो गया था। अब देखिए, पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझते हुए 1965 में युद्ध किया। 1962 का जो भारत चीन युद्ध था इसका एक प्रभाव यह भी पड़ा कि जो पाकिस्तान है, जो पाक है, उसने हमारी जो छवि थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो धुंधली हो ही गई थी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है, जो जिसे पाक कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पाक, तो इसे जो पाक है उसने भारत को कमजोर समझा। उसने सोचा कि जो भारत है वह कमजोर है, उस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है और विजय हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया 1965 पर, उसे कमजोर समझते हुए। तो इससे ये जो प्रभाव थे भारत के ऊपर पड़े इस 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके कारण। देखिए, अभी तक तो हमने देखा कि भारत चीन के बीच में मतभेद के क्या कारण थे और किस प्रकार से चीन ने भारत पर आक्रमण किया। मतलब कि अभी तक हमने जो कड़वी जो चीजें थी वो देखी भारत चीन के संबंध के रूप में। अब जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत चीन के बीच में जो मतभेद है उन्हें दर्शाइए, या फिर आपसे एक साथ पूछ लिया जाता है कि किन क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच में मतभेद है। तो जो कारण हमने बताए थे वो उन क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच में मतभेद रहा है, और किन क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच में सहयोग है। तो ये सहयोग के हैं। तो आप देखिए, भारत चीन में सहयोग के क्षेत्र, भारत और चीन के बीच में कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं? ऐतिहासिक, व्यापारिक व धार्मिक संबंध, पारस्परिक व्यापार। जो भारत और चीन है उसके बीच में ऐतिहासिक रूप से हमने देखा कि जो सीमा विवाद था, तो उसमें जो विवाद जो था, सीमा विवाद, उसमें किसी न किसी प्रकार से जो चीन है वो भारत से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ आ रहा है। इसी के कारण, क्योंकि जो चीन था वो भी पहले गुलाम था, पश्चिमी चंगुल से मुक्त हुआ था जिस समय हमारा देश भी आजाद हुआ था। और जो हमने सीमा विवाद देखा था तो उससे भी यह प्रकट होता है कि हमारा जो पुराने समय से, ऐतिहासिक टाइम से ही, जो इतिहास के समय से ही भारत चीन के बीच में मधुर संबंध है। जब ही तो हमने जो सीमा विवाद था अपना, वो ऐतिहासिक रूप से जो भी अंग्रेज थे उन्होंने अपने हिसाब से जो सीमा है उसे तय कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हम भारत चीन के जो संबंध थे वो ऐतिहासिक रूप से ही चलते हुए आ रहे थे। और व्यापारिक, हम सभी देखते हैं कि अगर वर्तमान की बात की जाए तो देखिए चीन से हमारे कितने ज्यादा व्यापारिक संबंध हैं कि जो भी चीजें आप खरीदते हैं आप ज्यादातर चाइनीज चीजें खरीदते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सस्ती होती हैं। तो हमारा जो संबंध है एक तरीके से व्यापारिक रूप से भी उनसे जुड़ा हुआ है चीन से। अगर आप एक बार सोच के भी देखिए कि अगर चीन से जो व्यापारिक जो सामान है, जो वस्तुएं वो आनी बंद हो जाए, उनका आयात बंद हो जाए, तो क्या भारत के जो गरीब लोग हैं वो इतनी महंगी वस्तुएं खरीद सकेंगे? बड़ी ही मुश्किल से। तो हमने देखा, हम
सभी जानते हैं कि हम ज्यादातर जो चीजें हैं वो चीन की खरीदते हैं। हाँ, माना ये गलत है कि चीन की वस्तुएं खरीद के हम जो अपनी विदेशी मुद्राएं हैं उन्हें दे रहे हैं, परंतु फिर भी अगर हम अभी भी देखें तो हमारी चाहे कोई भी कंडीशन हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है या गलत है, पर यहाँ पर चैप्टर में है तो हमें भी समझना होगा कि ये सही है कि जो व्यापारिक रूप से जो वस्तुएं हैं हम चीन की खरीद रहे हैं, इससे हमारा भारत चीन के बीच में जो संबंध है वो बड़ा है। क्योंकि अगर जो चीन है भारत से अच्छे संबंध नहीं रखेगा तो उसकी वस्तु आयात नहीं की जाएंगी भारत में, और भारत चीन से अच्छे संबंध नहीं रखेगा तो शायद भारत की वस्तु यहाँ पर आयात ना की जाए। तो जो व्यापारिक संबंध है वो बंधा है, जिससे कि हमारा जो संबंध है, मधुर संबंध है, वो प्रकट होना शुरू हुआ दोबारा से। धार्मिक संबंध, चीन और भारत का एक धार्मिक संबंध भी। अब आप सोचेंगे कैसे, कुछ जो बच्चे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो जानते होंगे कि चीन में जो बौद्ध धर्म है वो अपनाया गया है। जो बौद्ध धर्म है उसे माना जाता है, चीन में जो बौद्ध धर्म है उसे माना जाता है। और जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ से आया है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है उसका जो निर्माण है हमारे भारत में हुआ है। गौतम बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म प्रचलित है। तो जो बौद्ध धर्म है उसका निर्माण या फिर उसका उदय हमारे भारत से हुआ है, जिसे कौन मानता है, चीन मानता है बौद्ध धर्म को। तो एक तरीके से धार्मिक संबंध भी क्या है, भारत और जो चीन के उससे भी क्या हो रहा है, संबंध मजबूत हो रहा है। तो ये हो गया पॉइंट। अब देखिए एक दूसरे के यहाँ पूंजी निवेश, जो भारत और चीन है उन दोनों के बीच में जो पूंजी निवेश हो रहा है, पैसे का निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत और चीन के बीच में लगातार, जिससे कि जो व्यापार है या फिर आर्थिक रूप से हम क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हम अपने जो प्रोडक्शन है उसे ज्यादा कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास पूंजी होगी तो एक दूसरे के यहाँ हम कुछ जो भारतीय हैं वो क्या करते हैं, चीन में निवेश करते हैं, तो कुछ चीनी भारत में निवेश करते हैं, इससे भी संबंध बड़ा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी संगठन बनाए जाते हैं, जो भी निर्माण हो रहा है संगठनों का, तो संगठनों में जो बैठकें होती हैं उसमें विकसित देशों का विरोध करने में जो चीन है वो हमारे साथ डट कर खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो चीन है वो ही पूर्ण रूप से विकसित देशों में नहीं आता है, वो भी पूर्ण रूप से विकसित देशों में नहीं आता है, और चीन और भारत जो है विकसित देशों का विरोध करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी अगर फैसले लिए जाते थे विकासशील देशों के विरुद्ध, तो उनका विरोध चीन डटकर उसका विरोध करता था। अब देखिए पर्यावरण मुद्दों पर विकसित देशों के खिलाफ जो पर्यावरण मुद्दे हैं उसका भी विरोध भारत और चीन दोनों करते थे, क्योंकि वो विकासशील है। विकसित देश थे वो जबरदस्ती थोपना चाहते थे विकासशील देशों के ऊपर कि वो सीएफसी जो गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसके उत्पादन को समाप्त करे। तो उसको लेकर जो चीन है उसके विरुद्ध खड़ा हुआ था। तो जैसे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल, हमने फर्स्ट बुक जो है उसमें क्योटो प्रोटोकॉल देखा, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके विरोध में जो चीन है उसने भारत का साथ दिया। तो इसके कारण जो क्योटो प्रोटोकॉल थी, जो आधुनिक देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं उनको इन जो बाध्यता है उनसे मुक्त रखते हुए, क्योंकि अभी तक उन्होंने विकास नहीं किया है, तो उनको उससे मुक्त रखते हुए जो बाकी विकसित देश हैं वो पाबंदियां लगाएं अपने ऊपर, तो इसका साथ दिया। तो ऐसा देखा गया कि पर्यावरण मुद्दों को लेकर भी जो भारत चीन है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो ये क्षेत्र थे भारत चीन के सहयोग के। अब देखिए भारत विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, जो भारत की जो विदेश नीति थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें ऐसे कौन से सिद्धांत थे जो रखे गए थे जिसको रखना आवश्यक था और जिस पर भारत की विदेश नीति तय की गई थी। तो देखिए ये है गुट निरपेक्षता हमने पहले पढ़ा कि जो गुटों से अलग रहना। हम जानते हैं कि दो महाशक्तियां उभरकर सामने आ गई थी, एक अमेरिका और दूसरी यूएसएसआर। तो उन दोनों में से किसी के भी पास न जाना और अपना अलग रहते हुए स्वतंत्र नीति बनाना और अपने देश का विकास करना, तो इसको भारत ने अपनाया। गुट निरपेक्षता की नीति को खुद भी अपनाया और जो नव स्वतंत्र देश थे उनको भी अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया।
अब देखिए पंचशील का सिद्धांत भारत ने अपनाया। हाँ, आपने देखा था भारत और चीन ने पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो पंचशील का सिद्धांत है, जिसमें 5 जो सिद्धांत हमने पढ़े थे, वो जो भारत की जो विदेश नीति है उसमें चीन चीन केवल चीन के साथ ही नहीं थे वो पंचशील के सिद्धांत। भारत पंचशील का सिद्धांत जो बाकी देश है उनके साथ भी रखेगा, ऐसा माना था भारत का। अब देखिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सबके साथ मिलजुल कर रहना जो भारत की विशेषता है उसकी विदेश नीति की, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना, तो शांतिपूर्ण ढंग से रहना, और जो बाकी जो है उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से रखना। अगर किसी के साथ मतभेद हो जाए या फिर युद्ध हो जाए तो उसमें भारत क्या कर सकता है, उस युद्ध को सुलझाने के लिए उसके बीच में जा सकता है, मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। तो शांतिपूर्ण ढंग से रहना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत था। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम यूएनओ भी कहते हैं या फिर यूएनओ भी कहते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका समर्थन करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत था। क्यों था? क्योंकि जो यूएनओ है वो क्या करती है, वो अगर मैं सीधे सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं कि यूएनओ क्या होती है, यूएनओ होती है पूरे विश्व की सरकार, जो क्या अगर आप भारतीय हैं, एक नागरिक हैं, तो आप अपनी जो सरकार है उसके जितने भी रूल्स हैं उसे फॉलो करते हैं ना। तो इसी प्रकार से एक देश की सरकार, एक पूरे विश्व की सरकार होने के नाते भारत भी क्या करेगा, उसका आदर करेगा, उसका समर्थन करेगा। जो भी वह फैसला अगर सही लेगा यूएनओ तो उसका समर्थन भारत करेगा। तो ये भी क्या था, एक विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। क्योंकि यूएनओ का निर्माण क्यों किया गया था, शांति कायम करने के लिए। और भारत का आपने ऊपर देखा, भारत का जो भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण ढंग से रहना भी क्या शामिल है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन भारत करेगा। तो आपको जो भी यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वही आपको क्या करनी है, आपको एक कॉपी पर लिखनी है अपनी, जिससे कि आप कभी भी अगर अपनी जो कॉपी है उसे खोलकर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अपने वर्ड्स में जो चीजें लिखी जाती हैं वो हमें और अच्छे से समझ में आती हैं। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। क्योंकि जो भारत था उसने निर्णय लिया कि अपनी विदेश नीति के अंतर्गत वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। क्योंकि जो भारत था वह एक गुलामी में जीकर आया हुआ है, उसे पता है कि गुलामी में जीने का क्या कष्ट होता है। हम कितने लगातार समय तक हम गुलामी में जिए तो हमें पता है कि गुलामी क्या होती है। तो भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। यह जो बात थी उसने अपनी विदेश नीति में शामिल की। अगर बाय चांस आगे कभी कोई देश गुलाम होता है अगर किसी का, या फिर उसे गुलाम कर लिया जाता है, तो भारत क्या करेगा, उसे उस चंगुल से छुटाने में मदद करेगा, पूरी सहायता प्रदान करेगा। और जिस देश ने उसे गुलाम किया है, किसी भी देश को गुलाम किया है जिस भी देश ने, उसका विरोध करेगा, पूरे खुले स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर उसका विरोध करेगा। अब देखिए रंग भेद का विरोध। भारत ने जो रंग भेद है उसका विरोध किया, अपनी विदेश नीति में शामिल किया। जैसे कि अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पर रंग भेद था, नस्ल भेद या फिर रंग भेद था। तो भारत ने जो रंग भेद की जो नीति थी उसका खुलेआम पर विरोध किया और अपनी विदेश नीति में भी शामिल किया कि जो रंग भेद है उसका विरोध होगा। अगर कोई रंग के आधार पर भेदभाव करेगा, जैसे कि काले और गोरे के आधार पर भेदभाव किया जाता था, और भारत में भी ऐसा होने लग गया था। जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, क्या किया जाता था, ब्रिटिश क्या होते थे, गोरे होते थे, और भारत के लोगों को वह ब्लैक समझते थे, ब्लैक मैन बोलते थे, काले समझते थे। तो हमारे जो अगर हिस्ट्री में अगर किसी ने हिस्ट्री ली है तो आप बेखूबी तरीके से तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ कि वो हमें ब्लैक समझते थे, काले पीपल, ब्लैक मैन, काले इंसान समझते थे और खुद को गोरा समझते थे। इसलिए वो अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए, ब्रिटिश जो थी वो अपने लिए तो एक अलग जो क्षेत्र था जिसमें वह रहते थे, वाइट सिटी, और जो हमारे लिए एक अलग क्षेत्र, जो गंदा सा क्षेत्र था वो हमारे लिए रखा गया था, जहां पर हमारी बस्तियां थी। तो इस तरीके से बांट दिया गया था, मतभेद किया गया था, रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया गया था।
तो भारत ने रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव होगा तो भारत उसका खुलेआम पर विरोध करेगा, और ना ही भारत में होगा ऐसा। और अगर विदेशों भी अगर किसी देश में ऐसा होता है तो भारत उसका विरोध करेगा।